गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है। तो नर्वस सिस्टम आज हम पढ़ने वाले हैं। नर्वस सिस्टम को हम हिंदी में कहते हैं तंत्रिका तंत्र। ठीक है। अब स्टूडेंट्स, हमारी जो बॉडी है हमें पता है कि बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड एक स्ट्रक्चर है, मतलब कि ईश्वर की बनाई एक ऐसी संरचना है, शायद इसका डुप्लीकेट कोई नहीं बना सकता। ठीक है। तो अगर हम इन शॉर्ट कहें तो बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर है हमारा, और इसमें इतने सारे सिस्टम्स और इतने सारे पार्ट्स हैं जिनकी कंट्रोलिंग के लिए भी एक सिस्टम बना हुआ है पूरा का पूरा। देखिए, हमारी बॉडी में कम से कम 14 से 15 सिस्टम है। डाइजेस्टिव सिस्टम हो, एक्सक्रीटरी सिस्टम हो, ठीक है, उसके बाद में ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम हो। अब ये सारे जो सिस्टम है हमारी बॉडी के, इन सभी सिस्टम को कंट्रोल करने का काम, ठीक है। कंट्रोल का मतलब सारी कंट्रोलिंग हमारी कहाँ से होती है? हमारा ब्रेन कंट्रोल करता है हमारी बॉडी की हर एक्टिविटी को, चाहे वो हमारी हार्ट बीट हो, चाहे वो हमारे हाथ पैर का कोई मूवमेंट हो, पलकों का झपकना हो, ऐसी कोई भी चीज़ जो हमारे शरीर से संबंधित हो, उन सभी का नियंत्रण और समन्वय का जो काम होता है, मतलब कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन जो होता है, वो कौन करने वाला है? वो ब्रेन करने वाला है। ठीक है। अब ब्रेन जिन जिन पार्ट्स के हेल्प से ये सारा काम करता है, उन सभी को हम कंबाइनली कहते हैं कि ये नर्वस सिस्टम है। ठीक है। ब्रेन के बाद स्पाइनल कॉर्ड आएगा, स्पाइनल कॉर्ड के बाद उसमें न्यूरॉन्स आएंगे। तो ये सारी चीज़ों को मिला करके, ठीक है, एक सम्मिलित रूप से हम इसको कहेंगे कि ये हमारा एक नर्वस सिस्टम है। अब नर्वस सिस्टम को हिंदी में तंत्रिका तंत्र कहते हैं। तंत्रिका तंत्र का काम क्या है? तंत्रिका तंत्र का काम है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। स्टूडेंट्स, हमारी बॉडी में दो तरीके की कंट्रोलिंग होती है। एक तो होती है नर्वस कंट्रोलिंग, जो आज हम पढ़ने वाले हैं। दूसरी होती है हार्मोनल कंट्रोलिंग। ठीक है, मतलब केमिकल्स के थ्रू हमारी बॉडी कंट्रोल करने का काम करती है बॉडी की एक्टिविटीज को। ठीक है। एक होती है नर्वस। आज हम पढ़ने वाले हैं नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम में देखिए, सबसे पहले मैंने आपको डेफिनेशन बता दी कि नर्वस सिस्टम तंत्रिका तंत्र क्या होता है। नर्वस सिस्टम तंत्रिका तंत्र जो है वो हमारी बॉडी की कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में हेल्प करता है या कंट्रोल कोऑर्डिनेशन करता है, जिसका रेगुलेशन जो है ब्रेन के थ्रू होता है, मस्तिष्क के थ्रू इसका नियंत्रण होता है। ठीक, चलिए अब आगे चलते हैं कि नर्वस सिस्टम के अगर हम पार्ट्स की बात करें या नर्वस सिस्टम के टाइप्स की बात करें, तो नर्वस सिस्टम हमारी बॉडी में दो प्रकार का होता है। ठीक है। पहला जो सिस्टम है वो है सीएनएस और दूसरा जो सिस्टम है वो है पीएनएस। सीएनएस का मतलब है स्टूडेंट सेंट्रल नर्वस सिस्टम। ठीक है। सीएनएस का मतलब सेंट्रल नर्वस सिस्टम, मतलब केंद्रीय तंत्रिका तंत्र। फाइन। दूसरा जो सिस्टम है वो हमारा है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, मतलब कि परिधीय तंत्रिका तंत्र। ठीक है। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र और दूसरा कौन सा है? परिधीय तंत्रिका तंत्र। अब इन दोनों में अंतर क्या है? सेंट्रल नर्वस सिस्टम का मतलब है कि जो हमारी उसकी जो लोकेशन है वो हमारी बॉडी में कैसी है? सेंटर की तरफ है। मान लीजिए कि ये हमारा एक स्ट्रक्चर है, ठीक है, ये हमारा ह्यूमन बीइंग है। ठीक है। तो देखिए भाई, ये हमारा जो बॉडी का स्ट्रक्चर है, ठीक है, यहाँ पर हमारा ब्रेन, यहाँ पर हमारे स्कल के अंदर है, ये हमारी जो स्पाइनल कॉर्ड है और ये हमारे हाथ पैर है। ठीक है। तो अब जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है वो कहाँ पर है? सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो है, ब्रेन यहाँ पर उसमें इंक्लूड होता है और दूसरा जो है स्पाइनल कॉर्ड उसमें इंक्लूड होती है। मतलब अगर हम यहाँ पर कहें तो ब्रेन, ठीक है, ब्रेन है हमारे पास और दूसरा कौन सा है? स्पाइनल कॉर्ड। ये दो जो पोर्शन होते हैं ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम में आते हैं। ठीक है। अब चूंकि ये बॉडी के सेंटर में है ना, बॉडी के सेंटर में अगर हम देखें, अगर हम घूमते भी हैं गोल, तो हमारी बॉडी का जो एक्सिस होता है वो वर्टिकल जो एक्सिस है वो इन्हीं पर होता है, और इसीलिए इनको कहा जाता है कि ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम है या शरीर के मध्य में स्थित होता है। ठीक है। अब मध्य में स्थित होने की भी इसकी एक वजह होती है कि बॉडी के सेंटर में ही ये चीज क्यों होती है? क्योंकि अगर बॉडी के सेंटर में, देखिए मान लीजिए हमारे दो हाथ हैं, ठीक है, और जो हमारी स्पाइनल कॉर्ड है वो बॉडी के सेंटर में है। अगर वहां से कोई सिग्नल आता है तो वहां से उसकी जो डिस्टेंस होती है भाई, मोटर नर्व के थ्रू जो सिग्नल जा रहा है, तो इस हाथ की तरफ जाए या इस हाथ की तरफ जाए, कहने का मतलब कि जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है उसकी डिस्टेंस जो है बॉडी के हर पार्ट के लिए इक्वल होती है। भाई दोनों हाथ के लिए इक्वल होगी, दोनों पैर के लिए इक्वल होगी। ठीक है। तो ऐसा नहीं होगा कभी भी कि अगर हमें हमारा राइट हैंड को मूव करने के लिए मान लीजिए 1 सेकेंड लगता है, तो लेफ्ट हैंड को मूव करने के लिए भी हमें 1 ही सेकेंड लगेगा। फाइन। हालांकि कुछ प्रैक्टिस से, कुछ एक्सरसाइज से इन चीज़ों को हम बढ़ा भी सकते हैं। ठीक है। बट यहाँ पर सेंट्रल नर्वस सिस्टम के सेंट्रल में होने की वजह मैं आपको बता रहा हूँ, ताकि शरीर के प्रत्येक अंग से उसकी जो दूरी है वो एक समान रहे, और इसीलिए जो भी वो सिग्नल भेजता है या उन अंगों से जो सिग्नल उसके पास आते हैं उनकी जो टाइमिंग है उनमें कोई भी डिफरेंस ना रहे, और इसीलिए कोऑर्डिनेशन का काम प्रॉपर चलता रहे। ठीक है। तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र के दो भाग है। पहला है ब्रेन, मतलब कि मस्तिष्क,
मस्तिष्क, और दूसरा होता है स्पाइनल कॉर्ड, मतलब हमारे जो रीढ़ की हड्डी है वो, ठीक है। अब जो स्पाइनल कॉर्ड होती है वो एक्चुअल में ब्रेन का ही एक उभरा हुआ रूप है, मतलब कि मस्तिष्क जो है, जो दिमाग जो है, उसी ने आगे चल करके और किसका फॉर्मेशन किया है, स्पाइनल कॉर्ड का, या जो हमारी सेंट्रल नर्वस सिस्टम का दूसरा पार्ट है उसी का निर्माण किया है। तो अगर बेसिकली या टेक्निकली देखा जाए तो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड का ही एक हिस्सा है, ठीक है। स्पाइनल कॉर्ड सॉरी ब्रेन का ही क्या है, एक हिस्सा है। आगे चले तो ब्रेन के हमारा जो मस्तिष्क होता है, ठीक है, उसके 3 मेन पोर्शन होते हैं, ठीक है। पहला होता है फोर ब्रेन, दूसरा होता है मिड ब्रेन और तीसरा होता है हिंड ब्रेन। अच्छा, यहाँ पर थोड़ा सा स्पेस का प्रॉब्लम है, इसलिए मैं पहले आपको पेरिफेरल नर्वस सिस्टम बता देता हूँ ताकि मैं इसको साफ कर सकूँ, तो फिर आपको अच्छे से मैं यहाँ पर समझा सकूंगा, ठीक है। तो अभी सेंट्रल नर्वस सिस्टम से पहले हम पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का मतलब है कि परिधि तंत्रिका तंत्र, जो कि हमारे शरीर के बाहरी हिस्सों तक फैला हुआ है। सेंट्रल नर्वस सिस्टम से जो भी नर्व्स निकलती हैं वो सब कहाँ जाती है, हमारे हाथ पैरों में, शरीर के दूसरे अंगों में जाती है, तो इसीलिए उसको कहा जाता है कि वो परिधि तंत्रिका तंत्र है। इस परिधि तंत्रिका तंत्र में केवल और केवल न्यूरॉन्स होते हैं, तंत्रिकाएं होती हैं, ठीक है। यहाँ पर कोई ऐसा ऑर्गन नहीं है जैसे ब्रेन है, स्पाइनल कॉर्ड है, ऐसा कोई ऑर्गन नहीं है, केवल क्या है, नर्व्स है, न्यूरॉन्स हैं, जो कि तंत्रिकाएं शरीर के सभी अंगों में डिस्ट्रीब्यूट है या फैली हुई है। अब ये जो आपका पेरिफेरल नर्वस सिस्टम होता है, इसके 2 पार्ट्स हैं, एक होता है सोमेटिक नर्वस सिस्टम, दूसरा है ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम, ठीक है। सोमेटिक नर्वस सिस्टम, ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम। सोमेटिक नर्वस सिस्टम जो होता है ये वॉलेंटरी एक्टिविटीज को कंट्रोल करता है, ठीक है, और ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम जो है वो इनवॉलेंटरी जो एक्टिविटीज होती है उनको कंट्रोल करता है। वॉलेंटरी और इनवॉलेंटरी, इनका मतलब समझते हैं आप लोग? अगर कोई जानता है तो मुझे बताए जरा कि वॉलेंटरी और इनवॉलेंटरी का क्या मतलब होता है। चलिए, तो यहां पर वॉलेंटरी का मतलब जो है कि ऐसी एक्टिविटीज, हमारे शरीर की ऐसी क्रियाएं जिन पर हमारा नियंत्रण होता है, जिनको हम कंट्रोल करते हैं, जैसे कि हमारे हाथों का उठाना, ठीक है, हम जो चल रहे हैं वो, पैरों का मूवमेंट, ठीक, और ऐसी कोई भी एक्टिविटीज। यहाँ पर वॉलेंटरी का मतलब है कि जो स्वैच्छिक क्रियाएं हैं जो हम हमारी इच्छा से करते हैं, ठीक है, जैसे कि मैंने बताया आपको हाथ पैर का मूवमेंट करना, चलना फिरना, उठना बैठना, ये सब क्या है, स्वैच्छिक क्रियाएं। हमारी इच्छा होगी तो हम करेंगे, अदरवाइज नहीं करेंगे, ठीक। इनवॉलेंटरी का मतलब है कि ऐसी एक्टिविटीज, बॉडी की ऐसी एक्टिविटीज जिन पर हमारा कोई भी कंट्रोल नहीं है, ठीक है। जैसे कि हमारी जो हार्ट बीट है ये हमारे कंट्रोल में है क्या, नहीं है। जब से हम लोग जन्म लेते हैं, जब हमारा जन्म होता है, न्यूबॉर्न बेबी से लेकर के मरते दम तक हार्ट बीट चलती रहती है, हमारे रोकने से वो नहीं रुक सकती है, ना ही देखिए हम उसको बढ़ा जरूर सकते हैं कुछ फिजिकल एक्टिविटीज की वजह से, बट उसको हम कंट्रोल नहीं कर सकते, ठीक। हार्ट बीट हो गई, जैसे रेस्पायरेशन हो रहा है हमारा, रेस्पायरेशन को हम थोड़ी देर के लिए रोक सकते हैं, ठीक है, बट इन द एंड हमको क्या करना पड़ेगा, सांस लेना ही पड़ेगा। बॉडी के अंदर डाइजेशन चल रहा है, उसको हम नहीं रोक सकते। अगर हमारा कंट्रोल कहां तक है, अगर आपने खाने को निगल लिया, ठीक है, आपके जो थ्रोट है, जो गला है, फेरिंग से नीचे अगर फूड आपका चला गया, देन उसके बाद उसके डाइजेशन को कोई रोक सकता है क्या, नहीं रोक सकता है। हाँ, आप ये कर सकते हो कि आप खाना खा ही ना, बट अगर खाना खा लिया है उसके बाद आप उसके डाइजेशन को नहीं रोक सकते। तो इस तरीके की जो भी एक्टिविटीज होती हैं जिन पर हमारा कोई कंट्रोल नहीं होता है उसको इनवॉलेंटरी बोलते हैं, और जिन पर हमारा कंट्रोल होता है वो वॉलेंटरी होती है, ठीक है। तो इन दोनों के लिए पेरिफेरल नर्वस सिस्टम अलग अलग न्यूरॉन्स प्रोवाइड करता है। सोमेटिक नर्वस सिस्टम जो है ये वॉलेंटरी एक्टिविटीज के लिए रिस्पॉन्सिबल है, और ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम इनवॉलेंटरी के लिए रिस्पॉन्सिबल है, ठीक। आगे चले तो इनवॉलेंटरी जो मसल्स हैं या ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम जो है, इसको भी 2 तरीके से आपने डिवाइड कर दिया है, ठीक है। कैसे, एक होता है सिंपैथेटिक और दूसरा होता है पैरासिम्पैथेटिक, ठीक है। सिंपैथेटिक का मतलब होता है कि देखिए सडनली आपको अगर कोई स्ट्रेस होता है, ठीक है, जैसे अचानक कोई ऐसी चीज हमने देख ली कि हम शॉक्ड हो गए, हमें उसका बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि ये होने वाला है, ठीक है। जैसे कि हम बाइक चला रहे हो और अचानक कोई अगर हमारे सामने आ जाता है, तो उस समय जो सडन स्ट्रेस हमारे ऊपर आया है या अचानक होने वाली जो घटना है, उसके नियंत्रण के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, ठीक है। मतलब कि ऐसी घटनाएं जो कि
फ्रैक्शंस ऑफ सेकंड, जो नॉर्मल टाइमिंग होता है किसी सिग्नल को रोटेट करने का, उससे भी कम समय में पूर्ण हो जाती है, ठीक है, और जिसका हमारी बॉडी को या हमारे ब्रेन का भी उस पर कोई कंट्रोल नहीं रहता है। इस तरीके की जो एक्टिविटीज है वो किसके थ्रू कंट्रोल होती है? स्पाइनल कॉर्ड के थ्रू। जो भी सडन स्ट्रेस आपको आ रहा है, ठीक, जैसे कि हम चला रहे हैं कोई भी बाइक और अगर कोई सामने अचानक आ जाता है तो हमारा पैर अपने आप ब्रेक के ऊपर चला जाता है, ठीक है। उस समय हमारे पास इतना समय नहीं होता है कि पहले आंखें उस चीज को देखें, फिर ब्रेन तक सिग्नल पहुंचाए, वहां से कुछ जो है आपके लिए आउटपुट आएगा, फिर आपका बॉडी का जो ऑर्गन है वो मूवमेंट करेगा। नहीं, वहां का जो प्रोसेस है वो किसके थ्रू हो रहा है? ब्रेन के बजाय स्पाइनल कॉर्ड के थ्रू, ठीक है। क्यों? क्योंकि वहां पर क्विक रिस्पॉन्स आपको चाहिए, बिल्कुल कि आपको फटाफट से काम होना है, नहीं तो अदरवाइज क्या होगा? हाथ से निकल जाएगी, एक्सीडेंट हो जाएगा आपका, ठीक है। तो सडन रिस्पॉन्स या सडन स्ट्रेस कोई भी आता है तो उसके लिए सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम जो है वो, इसको हिंदी में बोला जाता है अनुकंपी तंत्रिका तंत्र, ठीक। ये है परानुकंपी मतलब पैरासिम्पैथेटिक। पैरासिम्पैथेटिक मतलब कि जो नॉर्मल इनवॉलेंट्री आपकी जो भी एक्टिविटीज होती है उनके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, ठीक है। मतलब इसमें यहां पर ऐसा सडन स्ट्रेस वाली कोई बात नहीं होती है। हाँ, ये इतना जरूर करता है कि ये एनर्जी को स्टोर करके रखता है। एनर्जी का मतलब कि जैसे ही सडन स्ट्रेस आता है तब हमारी तंत्रिकाओं में हमारे जो न्यूरॉन्स है उनमें बहुत सारी केमिकल चेंजेस एकदम से आ जाते हैं, ठीक है, क्योंकि बहुत ही क्विक रिस्पांस होता है वो। तो उस केमिकल चेंज के लिए ये बॉडी को प्रिपेयर रखता है या न्यूरॉन्स को प्रिपेयर रखता है। ये भी एक इसका काम होता है पैरासिम्पैथेटिक आपका जो नर्वस सिस्टम है उसका, ठीक है। तो ये पेरिफेरल नर्वस सिस्टम जो है इसके दो पार्ट्स हैं, सोमेटिक और ऑटोनोमिक। सोमेटिक मतलब वॉलेंट्री, ऑटोनोमिक मतलब इनवॉलेंट्री। ऑटोनोमिक को हमने सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक में डिवाइड किया। देन सिंपैथेटिक जो है वो सडन स्ट्रेस के लिए है और पैरासिम्पैथेटिक जो है वो नॉर्मल और एनर्जी को जो है स्टोर करने का काम करता है या प्रिपेयर रहता है सडन स्ट्रेस के लिए, ठीक है। इतनी बात क्लियर। अब मैं इसको थोड़ा सा साफ कर देता हूं ताकि हम सेंट्रल नर्वस सिस्टम को जो है पढ़ सकें। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में ब्रेन इंक्लूड है और स्पाइनल कॉर्ड इंक्लूड है। तो अब ब्रेन के हम पढ़ें तो ब्रेन के या मस्तिष्क के तीन भाग होते हैं मुख्य रूप से, ठीक है। पहला भाग होता है फोर ब्रेन, ठीक है, फोर ब्रेन। दूसरा भाग होता है मिड ब्रेन या मिडिल ब्रेन, ठीक। और तीसरा जो भाग होता है, ठीक है, वो होता है हिंड ब्रेन या हाइंड ब्रेन भी इसको बोलते हैं, ठीक। ये तीन पोर्शन है किसके? मस्तिष्क के। मस्तिष्क इन तीन भागों से मिलकर बना है, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हिंड ब्रेन। अब देखिए इनमें भी सेवरल पार्ट्स है, मतलब फर्दर इनका क्लासिफिकेशन है, आगे भी इनको कई तरीके से विभाजित किया गया है। कैसे विभाजित किया गया है तो हम उनको एक एक करके देखते हैं। तो देखिए सबसे पहले कि जो फोर ब्रेन है, फोर ब्रेन के तीन पोर्शन होते हैं, ठीक है। फोर ब्रेन के कितने पोर्शन है? तीन पोर्शन है। पहला जो पोर्शन है वो है डायनसेफेलॉन। क्या नाम है इसका? डायनसेफेलॉन, फाइन। दूसरा जो पोर्शन है वो है लिम्बिक सिस्टम या लिम्बिक रीजन, ठीक है, लिम्बिक सिस्टम या लिम्बिक रीजन, ये दूसरा पोर्शन है। तीसरा जो पोर्शन है आपके जो फोर ब्रेन का तीसरा पोर्शन है वो है सेरेब्रम। सेरेब्रम, ये देखो इनके केवल नाम हमको अच्छे से याद होने चाहिए, ठीक है, उसी से हमारा काम चल जाएगा। तो फोर ब्रेन के थ्री पार्ट्स हैं या तीन भाग हैं, ठीक है। पहला भाग, इसको हिंदी में क्या बोला जाता है? प्रमस्तिष्क, मतलब कि सबसे आगे वाला हिस्सा। मध्य मस्तिष्क और पश्चिम मस्तिष्क, ठीक है, ये आगे वाला, ये बीच वाला और ये सबसे एंड वाला, मतलब कि ये फ्रंटल, ये मिडिल और ये आपका जो पीछे का हिस्सा होता है वो हो जाएगा हिंड ब्रेन, ठीक है। तो फोर ब्रेन के तीन हिस्से, डायनसेफेलॉन, लिम्बिक सिस्टम और सेरेब्रम। अब इनको हिंदी में भी यही बोला जाता है ना, इनका कोई हिंदी नेम नहीं है। डायनसेफेलॉन को हम हिंदी में इस तरीके से लिख भले ही सकते हैं, इसको आप ऐसे लिख सकते हो, बट इसका कोई नाम नहीं है हिंदी का, फाइन। चलिए, अब ये हो गई फोर ब्रेन। अब इन जो तीन पार्ट्स है इनके भी फर्दर क्लासिफिकेशन है, ठीक है, तो उनको भी मैं एक एक करके आपको बताता हूं। देखो जरा, सबसे पहले फोर ब्रेन की बात करें तो फोर ब्रेन जो है हमारा, उसके तीन पोर्शन में से पहला पोर्शन है डायनसेफेलॉन, है ना। डायनसेफेलॉन जो होता है, डायनसेफेलॉन के तीन पोर्शन होते हैं। पहला होता है हाइपोथैलेमस, ठीक है, हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस क्या करता है? हाइपोथैलेमस जो है ज्यादातर इसका जो साइज होता है, अगर हम जैसे स्टडी वाइज अगर ज्यादा पढ़ते हैं
कोई कोई लोग होते हैं ना बहुत टाइम तक पढ़ते रहते हैं, 15-16 घंटे, ठीक है। तो ऐसे व्यक्तियों में जो लगातार इस तरीके की स्टडी कर रहे हैं, उनका जो आपका जो हाइपोथैलेमस जो होता है वो साइज में इंक्रीज होता जाता है, मतलब कि उनका जो IQ लेवल है वो बढ़ सकता है। इस तरीके से अगर उसका साइज बढ़ेगा तो IQ लेवल भी बढ़ सकता है, उनकी जो बुद्धिमत्ता है, उनका जो स्तर है बुद्धि का, वो बढ़ सकता है, ठीक है। तो हाइपोथैलेमस है पहला पोर्शन किसका, डायनसेफेलॉन का। दूसरा है उसकी जो दूसरी लेयर होती है वो होती है इपीथैलेमस, ठीक है, इपीथैलेमस। इपीथैलेमस इसका मिडिल पोर्शन होता है, ठीक है। तीसरा जो पोर्शन होता है वो होता है थैलेमस, थैलेमस। और अगर इस तरफ से देखेंगे तो थैलेमस पहला हो जाएगा, इपीथैलेमस मिडिल पोर्शन हो जाएगा और हाइपोथैलेमस जो है एंड पोर्शन हो जाएगा। तो ये डायनसेफेलॉन के 3 हिस्से हैं या 3 भाग है, या इसका क्लासिफिकेशन है डायनसेफेलॉन का, ठीक है। अब इनकी डिटेल में हम या इनको डायग्राम के थ्रू भी मैं आपको समझाऊंगा, ठीक है। बट पहले हम केवल एक ब्लूप्रिंट देख रहे हैं कि हमको पढ़ना क्या क्या चीज़ है, ठीक है। फिर इसमें से जो हिस्सा हमारे बहुत ज़्यादा काम का है, जैसे कि हाइपोथैलेमस है या फिर एक मेडुला ऑब्लोंगाटा है, ठीक है, और सेरेब्रम है, इन हिस्सों को, मस्तिष्क के इन हिस्सों को हम अच्छे से डिटेल में पढ़ेंगे, क्योंकि इनकी फंक्शनिंग, क्योंकि आंखों के लिए रिस्पॉन्सिबल है ना मेडुला ऑब्लोंगाटा, और ऐसे कई तरीके की जो महत्वपूर्ण क्रियाएं हैं उनमें इनका योगदान होता है। तो उन हिस्सों को हम डिटेल में पढ़ेंगे। अभी मैं केवल आपको एक ब्लूप्रिंट दे रहा हूं कि ब्रेन के अंदर क्या क्या चीजें होती है, ठीक है। तो ब्रेन के अंदर पहला फोर ब्रेन में पहला डायनसेफेलॉन, उसके अंदर के 3 हिस्से हो गए। अब देखो दूसरा हिस्सा कौन सा था, लिम्बिक रीजन, लिम्बिक सिस्टम या लिम्बिक रीजन। लिम्बिक सिस्टम में भी 3 हिस्से हैं। पहला हिस्सा कौन सा है, हिप्पोकैम्पस, ठीक है, हिप्पोकैम्पस। दूसरा हिस्सा, हिंदी में इनका कोई नेम नहीं है, केवल आप इनको हिंदी में लिख सकते हो, ठीक है, हिप्पोकैम्पस। फाइन, अब आपको समझ में आ रहा है ये लिखा हुआ है यहां पर। फिर दूसरा जो इसका पोर्शन है वो है एम्बिक डाला, ठीक। तीसरा जो पोर्शन है इसका सेप्टम, ये इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, ठीक है, सेप्टम को हम पढ़ेंगे, सेप्टम। फाइन, तो ये हो गए लिम्बिक रीजन के 3 पोर्शन हो गए। फाइन, अब अगला जो है हमारा वो है सेरेब्रम। तीसरा जो पोर्शन है आपके फोर ब्रेन की, अभी ये सब बातें फोर ब्रेन की चल रही है, सामने वाले हिस्से की, ठीक है। तो सेरेब्रम, सेरेब्रम जो होता है, सेरेब्रम में भी 4 हिस्से हैं। एक तो है आपका फ्रंटल लोब, ठीक है। दूसरा जो है हमारा पेरिएंटल लोब, ठीक है। तीसरा जो है टेम्पोरल लोब, और चौथा जो है इसका वो है ऑक्सीपिटल लोब। अब देखो इसको मैं थोड़ा सा बता देता हूं, क्योंकि फोर ब्रेन जो है अगर इसको हम ऊपर से देखें तो ये इस तरीके से, ये डायग्राम आपको दिखाई दे रहा है क्या, यहां पर नहीं दिख रहा है ना। चलो तो मैं यहां पर बना देता हूं। जैसे मान लो हमारा स्कल को हम ऊपर से देख रहे हैं, ठीक है, ये स्कल है हमारा, ऊपर से देख रहे हैं। यहां पर हमारा ईयर है, कान है, ऊपर की तरफ से हम उसको देख रहे हैं, ऊपर से, है ना। तो ये जो आपका सेरेब्रम है, सेरेब्रम के 4 पोर्शन है। तो फ्रंटल लोब जो होता है वो यहां पर होता है इस तरीके से, ये देखो, ये हो गया आपका फ्रंटल लोब। फाइन, यहां पर ये जो 2 हिस्से हैं इनको बोलते हैं पेरेंटल लोब, ये दोनों पेरेंटल लोब है, ठीक। यहां पर जो हिस्से हैं ये है टेम्पोरल लोब्स, और ये वाला जो हिस्सा होता है इसको बोलते हैं ऑक्सीपिटल लोब्स, ठीक है। तो इस तरीके से भी हम इसको समझ सकते हैं, और ये वाला जो इसका व्यू है इसमें काफी कुछ क्लियर हो जाता है कि सेरेब्रम जो है उसके 4 हिस्से कहां कहां पर है, फ्रंटल लोब, ये हो गया टेम्पोरल लोब, पेरेंटल लोब और ऑक्सीपिटल लोब, ठीक है। ये ऊपर का व्यू है। अब इसमें से हमको जो सेरेब्रम है उसको डिटेल में पढ़ना है, इसीलिए मैंने आपको ये डायग्राम बताया। आगे इसको हम डिटेल में पढ़ने वाले। तो स्टूडेंट्स ये जो है ये केवल ब्रेन के पहले हिस्से, मतलब 4 ब्रेन के सारे पार्ट्स थे, ठीक है। अब हम मिडिल ब्रेन की बात करते हैं, है ना। मिडिल ब्रेन जो होता है, देखो ब्रेन जो होता है हमारी बॉडी में वो एकमात्र ऐसा हिस्सा है जिसको अभी तक कोई भी समझ नहीं पाया है पूरी तरीके से कि ये काम कैसे करता है।
या फिर इसको कंट्रोल नहीं कर पाए, हम ऐसा कह सकते हैं। क्योंकि ब्रेन जो है वॉलेंट्री से लेकर नॉन वॉलेंट्री सारी चीज़ों को भी कंट्रोल कर रहा है और अपने आप को भी कंट्रोल कर रहा है। ऑटोनोमस सिस्टम है वो, मतलब कि ब्रेन को कंट्रोल करने वाला तो कोई दूसरा ऑर्गन है नहीं। तो ब्रेन जो है अगर जैसे मान लो हार्ट शरीर के हर हिस्से में रक्त को पहुंचाता है, ठीक है, तो ब्रेन में भी पहुंचाता है, मतलब ब्रेन उसको सिग्नल देता है कि भाई यहां पर भी आपको ब्लड का सर्कुलेशन करना है। तो अपने आप को भी वो चला रहा है और पूरी बॉडी को भी चला रहा है, इसीलिए ये बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब मिडिल ब्रेन का एक ही पोर्शन होता है, उसको बोला जाता है कार्पोरा क्वाड्रिगेमिना। ठीक है, अब इसमें 4 हिस्से होते हैं। इसमें जो होता है 4 पार्ट्स होते हैं, इसमें हम इनको 2-2 पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं। मतलब कि मान लो इसका जो ये हमारा मिड ब्रेन है ना, तो मिड ब्रेन में 4 हिस्से हैं। ठीक है, तो इन दोनों हिस्सों को हम बोलते हैं सुपीरियर कोलिकुलस, ठीक, और नीचे वाले दोनों हिस्सों को हम बोलते हैं इंटीरियर कोलिकुलस या इंफीरियर कोलिकुलस भी इनको बोला जाता है। ठीक है, तो अब ये तो केवल हम इंफॉर्मेशन के लिए बता रहे हैं, इससे कभी कोई क्वेश्चन पूछा नहीं जाता है, तो इसको हम डिटेल में यहां पर नहीं पढ़ेंगे, ये केवल जितना मैंने अभी बताया उतना ही हमको याद रखना है। ठीक, अब हिंड ब्रेन का जो पोर्शन बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होता है उसको मैं बता देता हूं। जो लास्ट वाला पोर्शन है हमारा, देखिए उसमें क्या है, हिंड ब्रेन या पश्च मस्तिष्क, इसको हिंदी में बोला जाता है पश्च मस्तिष्क। ठीक है, पश्च मस्तिष्क में जो मेन 2 हिस्से होते हैं, है ना, मतलब कि इसका जो क्लासिफिकेशन है उसमें मुख्य रूप से 2 हिस्से बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होते हैं। वो होता है, पहला होता है आपका, ये लिखा हुआ यहां पर सबको दिख रहा है क्या, ये पोर्शन दिखाई दे रहा है? हाँ, तो देखो ये हिंड ब्रेन है, इसका पहला जो पोर्शन है मेड्यूला ऑब्लोंगाटा, है ना, ये बहुत सारी एक्टिविटीज के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। देखो जैसे हमने आई पढ़ा था कल या परसों के लेक्चर में, तो हमने कहा था ना कि आई से एक ऑप्टिक नर्व निकलती है ना, या फिर हम कहें कि हार्ट के लिए, हार्ट तो खैर ऑटोनोमस होता है, लीवर है, शरीर के दूसरे अंग, हाथ पैर, तो हर हिस्से से, हर सेंस ऑर्गन से विभिन्न प्रकार की तंत्रिकाएं निकलती है, मतलब वेरियस टाइप्स की जो नर्व्स है वो निकलती है और इन मस्तिष्क के अलग अलग हिस्सों से कनेक्टेड होती है ना। तो मेडुला ऑब्लोंगाटा हुआ, सेरेब्रेलम हुआ, ठीक है, उसके बाद में इधर से अगर हम देखेंगे तो ये सेरेब्रम है, हाइपोथैलेमस है ना, और थैलेमस है। ये जो हिस्से होते हैं मस्तिष्क के, ये बहुत ज्यादा मेजर एक्टिविटीज को कंट्रोल करते हैं। ठीक है, तो अब मेडुला ऑब्लोंगाटा को पढ़ेंगे हम, उसके बाद दूसरा पढ़ेंगे हम पोन्स होता है, और तीसरा जो इंपॉर्टेंट होता है वो इसका हिस्सा होता है सेरेब्रेलम। ठीक है, तो सेरेब्रेलम और मेडुला ऑब्लोंगाटा, इसमें से हमको 2 चीजें पढ़नी पड़ेंगी, जो हम इसकी डिटेलिंग जब करेंगे तो उसमें हम इसको पढ़ेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम का या ओवरऑल नर्वस सिस्टम का एक ब्लूप्रिंट मैंने आपको बताया कि नर्वस सिस्टम क्या होता है। पहली चीज तो नर्वस सिस्टम कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन करता है, ठीक है, शरीर के विभिन्न अंगों को की जो क्रियाएं होती है उनको नियंत्रित करता है। ठीक है, दूसरी चीज किसके द्वारा करता है, ये किसके थ्रू करता है, नर्व्स के थ्रू करता है। ठीक, इसमें ब्रेन होता है, इसमें स्पाइनल कॉर्ड होता है, और तीसरी जो इसमें हिस्सा होता है वो होता है नर्व या न्यूरॉन्स। ठीक है, तो अब हम सबसे पहले इनकी डिटेलिंग करने से पहले हम क्या पढ़ने वाले हैं, अब हम न्यूरॉन का स्ट्रक्चर पढ़ने वाले हैं कि जो नर्वस सिस्टम का फंक्शनल और स्ट्रक्चरल यूनिट होता है ना, वो न्यूरॉन होता है। तो सबसे पहले हम न्यूरॉन को पढ़ेंगे जिससे बनकर नर्वस सिस्टम बना है। उस न्यूरॉन की क्या क्या संरचनाएं होती है, उसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, उसको हम डिटेल में देखेंगे। उसके बाद फिर इनकी डिटेलिंग करना शुरू करेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहां तक अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो पूछ सकते हो, अदरवाइज हम अब न्यूरॉन्स के तरफ चलते हैं। पहले न्यूरॉन में आपको पढ़ाऊंगा क्योंकि वो उसकी स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है।